बहुत से घरों में विशेषकर शहरों और नगरों में क्या लोगों को घरेलू काम के लिए क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। वे बहुत से काम कर, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना एवं प्रकार की छोटी मोटी जो काम होता है वो सब करते हैं। देखिए, और इन काम को करने वाली कौन होती है? अधिकांशतः कौन होती है? कौन होती है? अधिकांशतः स्त्रियां होती है। देखिए, मैं एक बार बता देना चाहूंगा कि टेक्निकल प्रॉब्लम से कुछ वीडियो रुक गया था, तो इसके लिए आप अफसोस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन वाले का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्या कर रहा है? कभी कभी इन कार्य को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को भी क्या कर दिया जाता है? कार्य पर रख लिया जाता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा? बाल श्रम। क्या हो जाएगा? बाल श्रम नहीं हो जाएगा। पढ़ाएंगे आपको आगे, ठीक। देखिए, घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी क्या दी जाती है? कम दी जाती है। क्यों? क्योंकि जिस रोज हम समझ लेंगे कि घरेलू काम भी क्या है, एक काम है, तो उसको जो बेसिक जो पे स्केल है वो हमको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो कुछ समय ऐसा ना आ जाए कि पता चलेगा किसी को रसोइये का जरूरत है, कुक का जरूरत है, तो क्या करेगा? फॉर्म निकालेगा। ऐसा नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से क्या होता है? शुरू होकर के देर रात 12 बजे तक भी क्या करते रहता? चलते रहता। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद पराया उन्हें नौकरी पर रखने वालों उसे क्या करते हैं? सम्मान व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। किस तरह बताया, इसको देखिए। इधर एक बार देख लेते क्या कहा है कि हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की मां काम नहीं करती। क्या सहमत है आप लोग इस बात से? नहीं, सहमत नहीं है, क्योंकि उसकी मां क्या करती थी? काम करती थी। लेकिन हम ही उसका क्या किए हैं? काम का मूल्य नहीं दिए हैं। क्या आप सोचते हैं कि अगर आपकी मां या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए एक दिन, आवाज जा रही है ना आपके तक? आवाज पीछे तक पहुंच रही है ना? अब ठीक है। एक दिन के लिए क्या है, हड़ताल पर चले जाए तो क्या होगा? हड़ताल पर चले जाए तो क्या होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतः पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते? आपके विचार में उन्हें घर का काम करना चाहिए। देखिए, ये भी बात एक ध्यान में रखिएगा कि जो यहाँ लड़के हैं, अभी यहाँ से जाएंगे, मैं क्लास छोड़ूंगा तो वो जाकर के क्या करेंगे? सबसे पहले जो रात का गंदा बर्तन रखा होगा उसको धोएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, और सब पढ़ाई तो बाद में होगा। पहले वो मोबाइल निकालेंगे, रील्स देखेंगे, और रील्स देखते देखते एकदम गहरी नींद में 2 घंटा सोएंगे। उसके बाद फिर क्या करते हैं? शाम को जगेंगे, जिनका क्लास होगा या टेस्ट सीरीज होगा वो जाएंगे, वहां पर सब्जी लेकर के आएंगे। फिर क्या हो जाता? थक जाता, थोड़ा आराम करेगा, फिर खाना बनाएगा, फिर रील्स देखेगा, फिर क्या हो जाएगा? सो जाएगा। अरे अक्सर लड़कों का यही रूटीन होता है। बीच में थोड़ा सा पढ़ाई को भी क्या कीजिए? एडजस्ट कर दीजिए। लेकिन जो लड़का यहाँ पर खाना बना रहा, वो अपने घर जाएगा ना तो खाना नहीं बनाएगा। अच्छा, आप बनाते हैं? बहुत बेहतरीन बात है, बहुत बेहतरीन बात है, सही बात बताते हैं। आपकी किस्मत में जो आएगी वो बहुत भाग्यशाली होगी। देखिए, मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी। यहाँ क्या कर रहा, ये जो दिल्ली की एक काम वाली है उनके बारे में बात किया गया। क्या लगी थी? अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करने वालों के लिए क्या करती थी? चिल्लाते रहती थी कि कोना में झाड़ू नहीं लगा है। मेरा काम था क्या? रसोई का काम करना। दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती रहती थी। हमारा दिन सुबह कितना बजे से शुरू होता था? 5 बजे से। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 क्या दी मिलती थी? रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी क्या कर लेती थी? मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर क्या होते थे? सूज जाते थे।
मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे क्या होता था, गुस्सा भी आता था और क्या महसूस करती थी वो, अपमानित भी। हालांकि अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाई का भी जो है ना एक संघ बन चुका है। अगर इस प्रकार का कुछ आप बात कीजिएगा ना तो आपका जो है ना एक ग्रुप है, उसमें आपके घर में फिर कोई काम ही नहीं करेगी। और ये ऐसा होना भी चाहिए भाई, उनका भी मानवीय गरिमा का मूल्य है। आप उनका क्या कर सकते हैं, शोषण अतिरिक्त नहीं कर सकते। महसूस करती थी क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे, क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं है क्या? आप एक बार उनके बारे में सोचिए, वो इतना काम करने के बावजूद भी एक मामूली सी मजदूरी पाती थी, तो क्या आप उसको सम्मान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन अब जब से ये संघ वाला कॉन्सेप्ट आया है ना, तब से वो लोग भी क्या हो गई, सशक्त हो गई है। क्योंकि आपका व्यवहार अगर ठीक नहीं रहेगा तो आपके घर में कोई काम वाली आएगी ही नहीं। देखिए, वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य क्या है, सम्मिलित है। इनमें से कुछ काम में बहुत से शारीरिक श्रम लगता है। अब देखिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में औरतों और लड़कियों को क्या करना पड़ता है, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। जिस क्षेत्र में आप खास करके राजस्थान का एरिया इलाका देखिएगा तो अब कुछ जगहों पे देखते हैं पुरुष क्या करता है, ऊंट पर जो है ना लाद करके पानी ले जाता है। लेकिन पहले घड़ा और मटका लेकर के जब पानी का व्यवस्था दूर दराज में था तो कौन जाती थी पानी लाने के लिए? कौन जाती थी पानी लाने के लिए? महिला जाती थी, पुरुष नहीं जाते थे। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों और लड़कियों को क्या होता था, जलाऊ लकड़ी लाने के भारी गट्ठर क्या करते थे, सिर पर धोने पड़ते थे। लेकिन अब क्या आ गया, कौन सा व्यवस्था आ गया है, गैस सिलेंडर आ गया है, एकदम चूल्हा जलाइए, बस उस पे खाना बनाइए। फिर भी अभी ग्रामीण क्षेत्र में हम कहते हैं कि 80% लोग अभी भी जो है ना जलावन पे निर्भर है। क्यों? क्योंकि 1000 रुपए का सिलेंडर है, 1000 रुपए में किसी का फैमिली चल जा रहा है। गांव में सच मानिए 1000 रुपए में किसी का परिवार चल जा रहा है, वो क्यों 1000 रुपए का गैस लगाएगा? ये सच है, लेकिन किस प्रकार का सच है, कड़वा सच है। किताब में डेटा क्या आता है उसको मत देखिए, धरातल पर क्या आता है उस बात पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। देखिए, कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने उठाने में क्या होता है, सामान लेकर चलने की क्या होती है, जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे का सामने क्या होता है, खड़ा रहना पड़ता है। आप जब गांव में जाते हैं, आप बोले कि हम खाना बनाते हैं, चूल्हा के पास खाना बनाते होंगे, गैस पे? अरे चूल्हा पे बनाइए, आप तो छोड़िए, आपकी पत्नी तो खुश रहेगी ही, पड़ोसी की भी पत्नी आपसे खुश हो जाएगी। खाना बनाना पड़ता था, ठीक ना। स्त्रियां जो काम करती थी वह भारी और थकाने वाला क्या होता था, कैसा काम होता था, शारीरिक काम होता था। जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बोझा ढोने में आज के डेट में देख लीजिए, गांव में जाकर के गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है, आप बिलीव नहीं कर पाइएगा, महिलाओं से ज्यादा अति पुरुष से ज्यादा बड़ा गट्ठर महिलाएं लेकर के चलती है। वर्तमान समय में अभी गांव में चल रहा है ना, गेहूं का कटाई चल रहा है कि नहीं? देखिए, घरेलू देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू है जिसे हम क्या करते हैं, महत्व नहीं देते हैं, वह इन कामों में लगने वाला लंबा समय है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ दे तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से क्या करती है, अधिक काम करती है। क्यों अधिक काम करती है? क्योंकि आप जाते हैं, पुरुष अगर बाहर जाते हैं कहीं पर किसी सेक्टर में, आप क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप एक ही जगह बैठ करके काम कर रहे हैं, आपको चेयर मिला हुआ है, आपको केबिन मिला हुआ है, आप काम कर रहे हैं। अरे ये ठेला चलाना एक अलग बात है, लेकिन एक उदाहरण भी देंगे, थोड़ा हम स्टैंडर्ड उदाहरण देंगे ना। लेकिन घर की महिलाओं का क्या होता है, भाग दौड़ करके रहता है। शहर की जो महिलाएं हैं थोड़ा उसको क्या है, आसान है, लेकिन गांव की महिलाओं उसका काम क्या थोड़ा सा कठिन है। जैसे कि अभी पानी की सुविधा हो गई है, फिर भी बहुत लोगों के पास पर्याप्त जलावन नहीं है। जलावन के लिए वो लोग किस पे निर्भर रहती है, उपला पे। गोबर से क्या बनता है, उपला बनता है। देखिए आप लोग उपला की नहीं? चलिए, बहुत खुशी की बात है, कम से कम उपला तो देख लिए है ना। नहीं तो हमको एक स्टूडेंट बोला था कि सर गेहूं का पेड़ कैसा होता है,
तो ऐसे भी स्टूडेंट जो है ना मिल जा रहा। ठीक है, देखिए निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए एक विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े दिए गए। क्योंकि देखिए ये आंकड़ा क्या है, आउटडेटेड है, इसको हम नहीं देखेंगे। देखिए हरियाणा और तमिलनाडु राज्य में स्त्रियां प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करती है, पुरुष से ज्यादा काम करती हो। इस संबंध में स्त्रियों और पुरुषों में कितना फर्क दिखाई देता है, इस बात पे क्या करना, आपको गौर करना। देखिए महिलाओं का काम और समानता, जैसा कि हमने देखा महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को क्या करते हैं, कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है कि आप कम महत्व देते हैं, ये आपका मामला नहीं है, एक व्यक्ति या एक परिवार का मामला नहीं है, फिर किसका मामला है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच क्या है, असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। अंडरलाइन कीजिएगा इसको, क्या कीजिएगा, यहां से कीजिए, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। अर्थात अगर आपके परिवार में इस प्रकार की घटना घटित हो रही है तो ये सिर्फ आपके परिवार की घटना नहीं है, ये क्या है, ये एक क्या है, स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। क्यों, क्योंकि समाज के द्वारा ही इस व्यवस्था का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वो केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं होना चाहिए वरन शासकीय स्तर पर होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का क्या है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर क्या किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान क्या कहता है, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविक में लिंग भेद किया जाता है। देखिए संविधान तो लिख करके कहा गया है, संविधान में लिखा गया है कि आपको धर्म, जाति, लिंग के बारे में बात किया है ना, अनुच्छेद 15, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं ना, उसमें क्या कहा गया, लिंग के आधार पर क्या किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब समानता की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, लेकिन वास्तविक स्थिति में क्या है, समानता है नहीं है, क्या है, समानता नहीं है। देखिए एक बात देखिए, जब महिलाओं की स्थिति के बारे में अगर आप बात कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर क्या है, महिला है, क्या है, ऐसे समझिए, स्त्री है, उनका क्या होगा, शोषण होगा। गरीब स्त्री है और ज्यादा शोषण होगा। और उसके बाद क्या, शूद्र है, गरीब है और स्त्री है, तो उसका जिंदगी और भी ज्यादा क्या होगा, दयनीय स्थिति में होगा। तो स्त्रियां जो है ना शुरू से ही किसी भी वर्ग का क्यों नहीं हो, अगर शोषण की बात आती है तो सबसे ज्यादा शोषण में किनका हुआ है, स्त्रियों का ही हुआ है। सरकार इनके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का क्या कर रहा है, सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए क्या है, वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर क्या पड़ता है, स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। जैसे कि आप गैस सिलेंडर की योजना का बात करते हैं, गैस सिलेंडर की योजना को जो है ना इसी बात को ध्यान में रख करके रखा गया था, देखते हुए रखा गया था कि महिलाएं पहले क्या थी, अंगीठी पे खाना बनाती थी, जलावन पे खाना बनाती थी, तो उससे क्या निकलता था, धुआं निकलता था, और धुआं क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। तो क्या हो रहा था, स्त्रियों के स्वास्थ्य में क्या हो रहा था, गिरावट हो रहा था। लेकिन ये क्या हो गया, धुआं मुक्त स्वच्छ ईंधन के रूप में इसको क्या मिल गया, गैस मिल गया। तो अब क्या होगी, महिलाएं कम बीमार पड़ेगी। लेकिन कितने महिलाओं को मिला है ये बात पता नहीं है। क्या कर रहा, कहां तक पहुंचे, स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। अगर हम ये मान लेंगे, इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि क्या कर रहा है कि फलाना काम लड़की ही करेगी, महिला ही करेगी, तो इससे क्या होगा, लड़कियों के स्कूल जाने पर असर पड़ेगी कि नहीं। अगर दोपहर का खाना कौन बना रही है, महिलाएं बना रही है, और दोपहर का खाना कितने बजे बनता है, 12 बजे मान के चलिए, और स्कूल का टाइमिंग क्या है, 9 बजे। अगर ये हम मानेंगे कि दोपहर का खाना यही लड़कियां ही बनाएगी, तो क्या लड़कियां स्कूल जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के
बाहर काम कर सकेगी, और यदि करेगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र को चुनेगी। अब देखिए कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे कि कोई महिलाएं हैं, क्या होता है घर के बाहर का काम करना चाहती है। जैसे कि कोई महिलाएं हैं कि क्या करना चाहती है, इंजीनियरिंग करना चाहती है। कैसा क्या करना चाहती है, इंजीनियरिंग करना चाहती है। घर से तो परमिशन मिल जाएगा कि हाँ ठीक है कि तुम क्या करो, इंजीनियरिंग करो, लेकिन साथ में घर से एक ये भी शर्त थोप दिया जाता है कि तुम किस ब्रांच से करोगी, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करो। किससे करो, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करो। जबकि वो लड़की सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, सक्षम है, फिर भी दिमाग में उसको क्या है, बैठा हुआ है कि महिलाएं जो है ना कंप्यूटर पे ही अच्छा काम करेगी। तो बाहर के काम का भी चयन क्या कर दिया जा रहा है, परिवार के द्वारा। ऐसा होता है कि नहीं समाज में, कि आप जब इंजीनियरिंग करना चाहते, आपके घर के द्वारा बताया गया होगा, आप आसपास में देखते होंगे कि नहीं लड़की है सीएस ले लेंगी, कंप्यूटर साइंस ले लेंगी तो जीवन क्या होगा, आराम से गुजरेगा। देखिए उसके बाद क्या कर रहा, पूरे देश के लिए कई गांव में शासन ने आंगनबाड़ियों और बालवाड़ियां खोली है कि नहीं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्थान में महिला कर्मचारियों की संख्या कितने से अधिक है, 30 से अधिक है, तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेश की क्या होगी, केंद्र की सुविधा देनी होगी। क्यों देनी होगी बालवाड़ी केंद्र की सुविधा, क्योंकि वहां पर महिलाएं के साथ में छोटे क्या होते हैं, बच्चे भी उनके रहते हैं। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में क्या होगी, सुविधा होगी। जैसे कि यहाँ पर जब मैं कभी कभी ऑफिस में बैठता हूँ तो बहुत सारे महिलाएं आती है कि सर ये टाइमिंग मेरे लिए सही नहीं है। तो क्यों, तो सर मेरा बच्चा अभी छोटा है। लेकिन हम तो बालवाड़ी केंद्र का व्यवस्था कर नहीं सकते हैं, तो मेरे पास विकल्प नहीं रहता। फिर इसको हम बोलते हैं आप ऑनलाइन देख लीजिए, या फिर आपको जैसी सुविधा हो, हमसे जो बन पाता है बताइए, मैं आपका सहायता करता हूँ। देखिए बालवाड़ी की व्यवस्था होने से महिलाएं अब जाकर के घर से बाहर भी जाकर के क्या करने लगेगी, काम करने लगेगी। अंडरलाइन सब करते जाइएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट सबको। देखिए इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना क्या हो सकेगा, संभव हो सकेगा। इधर कुछ है, मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी का बात किया गया। देखिए बहुत सी स्त्रियां, जैसे कहानी में सोनाली की मां और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया, घर के अंदर व बाहर दोनों जगह क्या करती है, काम करती। इससे प्रायः महिलाओं के काम के क्या होते हैं, दोहरे बोझ के रूप में जाने जाते हैं। जब महिलाएं घर की काम, जैसे कि खाना भी महिलाएं को बनाना है और जलावन भी महिलाएं को ही लाना है, और खाना बनाने के लिए पानी भी कौन लाने जाएगी, तो दोहरा बोझ हुआ कि नहीं। एक तो घर का भी काम कर रही है ऊपर से, तो इस काम को क्या कहेंगे, दोहरा बोझ कहेंगे। देखिए यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। क्या इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा आप क्या कर लेना, तैयार कर लेना। अब देखिए शब्द संकलन देखते, अस्मिता, यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का क्या है, भाव है। जैसे कि आपको हम बताते हैं कि आप अपने फैमिली में है, अस्मिता को समझिएगा, प्रेम से समझिएगा, इसको क्या कर रहा है, यह एक प्रकार के स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, अपने घर का सारा काम कर रहे हैं और काम होने के बाद आपको एक कोने में डाल दिया जाता है, तो ये क्या होगा, आपके अस्मिता का खिलाफ है। मतलब आपका क्या, आपके अस्तित्व का वहां पर कोई महत्व नहीं दिया गया, अर्थात आपके होने या ना होने से कोई क्या हो रहा, फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक ना। एक व्यक्ति की अस्मिता हो सकती है, उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह क्या किया जा सकता है, अस्मिता जा सकता है। एक लड़की क्या हो सकती है, किसी की बहन भी बन सकती है, और वो क्या हो सकती है, एक संगीतकार भी बन सकती है। दोहरा बोझ का शाब्दिक अर्थ है वे दोगुना वजन समानता। इस शब्द का महिलाओं की काम की स्थितियों को समझाने का प्रयोग किया गया। वजन से ये मतलब नहीं कि अभी महिलाएं अगर 2 किलो उठाती थी तो अब कितना किलो उठाएगी, 4 किलो उठाएगी, ऐसा नहीं है।
यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर क्या करती है, कार्य को संभालती है। इसी को क्या कहते हैं, दोहरा कार्य। दोहरा कार्य का मतलब ये वजन मत समझिएगा। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन क्या होता है, भावनात्मक पहलू भी क्या है, सम्मिलित है। अवमूल्यित क्या करता है, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को क्या करता है, अवमूल्यित करता है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी न कहे, तो ऐसे में पहला मित्र क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अवमूल्यित हो जाता है। देखिए, किसी को अवमूल्यित करना है तो कीजिए, लेकिन प्रेम से कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, क्लर्क से सीधा आईएएस ऑफिसर, पता है ना, क्लर्क से सीधा आईएएस ऑफिसर। हम जो कहना चाह रहे हैं समझ पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ, भावनाओं को समझिए, शब्दों में कुछ नहीं रखा है। देखिए अब क्या कर रही है, औरतों ने बदली दुनिया, क्योंकि बहुत सारे औरत अब सोने भी लगी है। नहीं, क्लासरूम का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए अब आपके बारे में पढ़ा रहे हैं और आप ही लोग एक्टिव नहीं है। देखिए एकदम पुरुष समाज में कितना इन लोग के चेहरे पे एकदम एनर्जी झलक रहा है कि नहीं? अरे इसमें भी थोड़ा सा कम हो गया। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला काम ही नहीं माना जाता था, काम माना जाता था, नहीं माना जाता था। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जिस समाज ने महिलाओं के काम को काम नहीं माना, आज वही महिलाएं क्या कर देती है, दुनिया को क्या कर देती है, बदल देती है। तो दुनिया को बदलने का क्या मतलब हुआ कि पहले दुनिया हरा था अब लाल हो गई? नहीं, अपने काम के द्वारा कुछ ऐसा किया है कि दुनिया में क्या हो गया, समाज में उसका योगदान हुआ, उससे क्या आया, बदलाव आया, कलर में परिवर्तन नहीं किया। देखिए, सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं था। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को क्या करेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यावसायिक महिलाओं अपेक्षा पुरुष के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए एक नए अवसर क्या किए जाते हैं, निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में इस हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों का भी क्या करेंगे, संक्षेप में हम इसको जानेंगे। कहां से शुरू हुआ, औरतों ने बदली दुनिया। अभी देखिए औरत क्या कर रही है, मक्का का क्या कर रही है, खेती कर रही है। देखिए क्या कर रहा है, भारत में 83.6% महिला, ये डेटा पुराना भी हो सकता है, प्रतिशत महिलाएं खेतों में काम करती है। उनके काम में क्या होता है, पौधे को रोपना, खरपतवार निकालना, फसल को काटना, कुटाई करना शामिल है। अब तो कुटाई कम ही होता है, थ्रेशर मशीन आ गया, उससे क्या हो जाता है, फसल तैयार हो जाता है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। किसान मतलब नहीं, आज से किसान मतलब महिला नहीं, सिर्फ महिला नहीं, महिला और पुरुष। जब समानता की आप बात करते हैं दोनों के बारे में सोचेंगे ना। देखिए रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्हें अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया। आप देख लीजिए किस प्रकार से अभ्यास, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए, महिलाओं के और पायलट के रूप में किसको चयनित किया है, पुरुष को। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में पहले से फिट है कि नर्स, जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिए थे कि आप इंजेक्शन लगवाना किन से पसंद करेंगे, कंपाउंडर भाई साहब से कि नर्स बहन जी से, किससे? खुद से कैसे इंजेक्शन लगवाइएगा?
चलिए, आपका सोच आप ही को मुबारक हो। देखिए, ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर क्या है, घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती है। घर के बाहर भी महिलाएं क्या कर सकती है, इस वजह से क्योंकि नर्स के रूप में वो किसका चयन किया है, महिला का, और पुरुष के ये पायलट के रूप में पुरुष का। पहले तो ट्रेन, अब तो ट्रेन भी महिलाएं चलाने लगी है। यहाँ मैं देखा हूँ कितनी महिलाएं ऑटो रिक्शा, वो जो बैटरी वाला रिक्शा वो चलाती है। और अगर वो ऐसी महिलाएं दिख जाए, मुझे कहीं जाना होता तो मैं उसी के ऑटो पे बैठता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि वो आर्थिक रूप से थोड़ी सी कमजोर होगी, इसी वजह से वो काम कर रही है, या फिर आत्मनिर्भरता के लिए भी काम कर रही है, तो उनके मतलब इस काम में योगदान देना भी मेरा एक क्या हो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस काम को करने के चलते हम पुरुष की अपेक्षा कर दे, नहीं। हम क्या करेंगे, किसान मतलब स्त्री और पुरुष दोनों होगा। आज से आपको किसान का मतलब और नर्स का मतलब नहीं, महिला भी होगा, और कंपाउंडर भाई साहब आएंगे ना, और पायलट कौन बनेगी, महिलाएं भी बनेगी और पुरुष भी बनेगी। लेकिन लड़कों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि एयर होस्टेज में सिर्फ लड़कियां ही क्यों जाएगी। अरे लड़कियां संघर्ष किए तो लड़का भी संघर्ष करो भाई एयर होस्टेज के लिए। देखिए, बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छे क्या हो सकती है, नर्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि वे अधिक क्या है, सहनशील और विनम्र होती है। जैसे कि अब बच्चा को इंजेक्शन लगाना है, क्या कहेगी, बाबू बाबू ऐसे कर लो, वैसे कर लो। वही पुरुष क्या करता है, शांत रहो, ऐसे ही करता है ना। तो पुरुष क्या हो जाता है, थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, सहनशील वो नहीं है। और ऐसा देख लीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आप बहुत सारे डॉक्टर का वीडियो देख रहे हैं, बच्चे को पता नहीं चलने देता है कब उसका टीकाकरण हो गया। कैसे हंसते हंसते खिलाते खिलाते बच्चे हंस रहा है, इधर इंजेक्शन, बच्चे को पता चलता है, लगता है कुछ चींटी काटा होगा, तब तक में तो उसका काम हो जाता है इंजेक्शन का। देखिए, इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है, और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती है। क्या ये सही है? ये सही नहीं। क्या हमारे देश में महिलाएं साइंटिस्ट नहीं है? बहुत सारी महिलाएं साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रही है। तो ये ठीक है, हमारे समाज में ऐसा पहले से था, पहले ऐसा हम सोचते थे। लेकिन आप क्या है, शिक्षित है, तो आप इस प्रकार की बात को नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आप 7वीं क्लास का एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं, पढ़ भी रहे हैं। देखिए, जो लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, आपको बताए थे इसके बारे में कि पूर्वाग्रह के बारे में, रूढ़िवादी आप धारणाएं के बारे में पहले हम बताए हुए हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण देने के लिए क्या करते, वह सहयोग नहीं मिल पाता है, जो क्या होता है लड़कों को भी मिलता है। अभी देखिए, आप अपने ही घर में देखिएगा, लड़का पढ़ता है अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में, और लड़कियां कहाँ पढ़ती है, गोकुलदास विद्यालय में। यही होता है ना। हाँ, ऐसे ही कोई विद्यालय हो, या तो होम ट्यूशन लगा दिया जाता, और उनका वो स्कूल नहीं जाती है, कोचिंग जाएगी, 2-3 घंटा जो है ना पढ़ के आएगी। फिर भी लड़कियां जो है ना लड़कों से आगे निकल रही है कि नहीं, निकल रही है। देखिए, अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य माने। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। पढ़ लिखने के बाद समाज में योगदान दो, जॉब करो, कुछ और करो, शादी को मुख्य लक्ष्य नहीं माना जा सकता। कोई और लक्ष्य हो, जीवन का लक्ष्य कुछ और लक्ष्य हो सकता है, लेकिन शादी मुख्य लक्ष्य नहीं हो सकता है कि नहीं। जीवन निर्वाह के लिए जो है ना जॉब जरूरी है। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। क्या आपके बच्चों को दबाव का, आप अपने आसपास, आपको किसी दबाव का सामना करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है। अरे आपको भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। एक आध रिजल्ट रुकने दीजिए, फिर देखिए दबाव किसको बोलते हैं।
दबाव नहीं आता है, बहुत आता है। और बता देते हैं मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बेरोजगारी जब चुभती है ना तो उसका दर्द आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं। इसलिए समय है, हाँ, बेरोजगारी को क्या कीजिए, दूर कर लीजिए। क्या करना है उसके बाद देखिए, कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा होता है। कहता है कि दोस्त अगर पास कर जाए, दोस्त अगर फेल कर जाए तो दुख होता है, और टॉप कर जाए तो और भी बहुत दुख होता है। तो यही होता है कि आप में से ऐसा नहीं है कि अब टीआरई 1 में आपका जो है बहुत सारे मित्र का चयन हो गया होगा, चुपके चुपके आप उसका स्टेटस देखते होंगे, लेकिन मन में तो है कि काश मेरा भी रिजल्ट हो जाता तो आज हमारे द्वार पर भी अगुआ बैठे रहते हैं कि नहीं। अच्छा, बैठेगा अगुआ, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, अगुआ बोर्ड का इंटरव्यू बहुत टफ होता है। देखिए क्या कहता है, रूढ़ियों को तोड़ने वाला। अब इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि कह रहा कि रेल का इंजन जो है ना आदमी चलाते थे, लेकिन पर झारखंड की एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लकड़ा ने इस धारणा का क्या कर दिया, रुख को क्या कर दिया, बदल दिया कि अब जो है ट्रेन का इंजन, मतलब रेलगाड़ी को सिर्फ पुरुष ही नहीं चलाएगा, कौन चलाएगा, महिलाएं भी चलाएगी। उत्तरी रेलवे की, अंडरलाइन करते जाइएगा इस बात को, उत्तरी रेलवे की वो क्या थी, पहली महिला इंजन चालक बनी। उसके बाद देखिए, बस इसके बाद इसके बारे में दिया गया है कि लक्ष्मी के माता पिता क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या किया, संघर्ष किया। आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि जो माता पिता पढ़े नहीं है वो चाहते हैं कि कम उसके बच्चे शिक्षित हो जाए। जॉब लेना न लेना अलग बात है, लेकिन ये उनका प्रयास रहता है कि मेरा बेटा कम से कम 12वीं तो कम से कम पास कर ले। ये सबके दिमाग में रहता है, आगे पढ़ने का होगा तो पढ़ना, नहीं पढ़ने का होगा तो कोई काम करना, पर कम से कम कितना पढ़ लो, कम से कम 12वीं पढ़ लो। लक्ष्मी की शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई थी। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी के घर के काम व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी क्या थी, बटाती रही थी। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आप लोगों का जहां जहां जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगा, खास करके मेरे जो भी स्टूडेंट है उनके बच्चे को चेक करने हम जाएंगे और देखेंगे कि आप अपने नैतिकता का पालन कहां तक कर पा रहे हैं। आपके बच्चे, कभी ऐसा मौका मिला, कभी क्या मौका मिला, इसके लिए हम टाइम निकालेंगे। और ऐसा थोड़े है कि आपका और मेरा संपर्क टूटने वाला है, नहीं तो किसी ना सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम आपसे संपर्क में रहेंगे और आपका सारा डिटेल्स मेरे पास है। और सिलेक्शन के बाद तो आप आइएगा ही, सिलेक्शन तो होगा ही, निश्चिंत रहिए। केवल निरंतर क्या करना है, प्रयास करना है, हौसला को टूटने मत दीजिए। क्या होता है, जिम्मेदारियां क्या हो रही थी हाथ में, लक्ष्मी के घर के अन्य जिम्मेदारियां भी उनके हाथ में बढ़ती रही थी। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कर लेती है, डिप्लोमा अर्जित की। और फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही क्या होती है, पहली ही कोशिश में क्या हो गई, उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौतियों से क्या खेलना खेलना पसंद है। जैसे ही यह कहती है कि फलना लड़कियां काम नहीं करती, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी। उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब वह उसने तय किया कि वह क्या बनेगी, इंजन ड्राइवर बनेगी। उनका दृष्टिकोण सीधा साधा है, जब तक मुझे मजा आ रहा है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है और मैं अच्छे से क्या कर रही हूँ, कर पा रही हूँ, अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, अपने तरीके से मैं क्यों ना जीऊं। क्या लिखा हुआ, ड्राइविंग हर ट्रेन, नीतालाल इसका जो ये दिया हुआ। अब देखिए औरतों ने क्या कर देती है, किस प्रकार से दुनिया बदल देती है। आगे देखिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या होता, दवा मिलता है, वो तो लक्ष्मी का कहानी ऐड हो गया था। अब वहां से हम कनेक्ट करेंगे, जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। आपको दबाव नहीं रहता क्या, ऐसा नहीं है लड़कों को ही दबाव रहता है, लड़कियां भी जो 2-3 साल से तैयारी कर रही है, रिजल्ट नहीं हुआ, उनके भी घर वाले देखते रहते हैं, बेटा और कितना, फलाना गांव में हम जा रहे हैं लड़का देखने के लिए, होता है कि नहीं।
बिल्कुल होता है। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं रखते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों का बचपन क्या होता है, दूसरों के सामने रोने पर क्या होता है। अरे छठा क्लास में पढ़ाए थे ना कि लड़का रोता नहीं है। देखिए नीचे दी गई कहानियों को पढ़ना है, उसके बाद दिए गए क्या करना, आपको प्रश्न का उत्तर देना। देखिए परिवर्तन के लिए क्या करना है, सीखना है। यहाँ दिया गया है कि जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे क्या थी, बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषा में उसे क्या किया था, अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे क्या हुए, खुश नहीं हुए। उनके माता पिता को क्या चाहिए, पूरा अपेक्षित परिणाम चाहिए कि उसका बेटा क्या करे, स्टेट टॉप हो जाए। लेकिन इनका जो है परीक्षा फल में इनका पसंदीदा विषय क्या था, इतिहास और भाषा था, तो उनमें क्या किया था, वो अच्छा अंक लिया था। देखिए इनका करा, हे भगवान जेवियर गणित में सिर्फ तुम कितने लाए हो, 65 लाए हो। भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक क्या है, बहुत कम है। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान क्या हो रहा हूँ, पढ़ना नहीं चाहता हूँ। ये क्या पढ़ना चाह रहा है, इतिहास पढ़ना चाह रहा है। तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो, अपने भविष्य के बारे में सोचे। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी, कोई भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। इसका मैं सटीक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं बीटेक ड्रॉप करके जो है ना इतिहास पढ़ा हूँ। सटीक एग्जाम्पल मेरे पास है। बीटेक मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक कर रहे थे, 3rd ईयर में बीटेक ड्रॉप करके फिर मानविकी विषय में आ गए। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इतिहास को क्या किया गया, कमतर आंका गया है। ये कर रहा है कि नहीं तुम भौतिक शास्त्र और गणित में कमजोर हो, इतिहास पढ़ करके क्या करोगे। मतलब एक स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में लोगों का क्या हो जा रहा है, फोकस बढ़ रहा है। और ये बात सही है, आपको बताते हैं। कुछ समय आप पहले देखिएगा ना समाज, आपके समाज में तो क्या होता था कि अगर आप कहते थे ना कि हम जो है ना क्या कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, और कोई कहता था कि हम बीए कर रहे हैं, तो इसमें प्रतिष्ठा में अंतर हो जाता था। बीएससी वाले को ज्यादा प्रतिष्ठा दिया जाता था। अरे बीएससी तो आपका भी है, क्या है, मैथ की फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स है ये। और क्या पढ़ रहे हैं अभी आप, पॉलिटी पढ़ रहे हो, उसमें भी 7th क्लास का। तो मैंने नहीं रखता किस स्तर पर, मैंने ये रखता कि किस स्तर पर आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। देखिए समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी क्या होगा, आसानी से मिल जाती है। ये जरूरी नहीं है कि नौकरी जो है ना किसी, हाँ ये पहले की बात है। अब देखिए गणित वाले शिक्षक है, वो आपको गणित पढ़ाते हैं, वो कभी आपको इतिहास पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं। और हमको जो है ना, हमको कभी आप देखे कि गणित पे चर्चा करते हुए नहीं। जिसका जो रुचि का क्षेत्र है वो क्या कर लेता, अपना चयन कर लेता। चलिए ये वाला क्या हो गया, खत्म हुआ, हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, परिवर्तन के लिए सीखना, स्कूल जाना। यहां से शुरू होगा। देखिए सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के क्या है, बाहर की बात है या अनुचित बात भी मानी जाती है। बाहर की बात तो छोड़िए, यहाँ अनुचित बात पे भी क्या कर दिया गया है, चर्चा कर दिया गया है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही क्या करते थे, जानते थे, क्योंकि समाज में कुछ ही लोगों को क्या था, शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं को तो शिक्षा का अधिकार था ही नहीं। परंतु अतीत में लिखना, देखिए अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। जैसे कि आपको हम बताए हुए थे 6वीं क्लास के कक्षा में कि जैसे बढ़ई का बच्चा क्या बनेगा, बढ़ई बनेगा, कुम्हार का बच्चा, लेकिन राजा का बच्चा राजा नहीं बनेगा। कौन बनेगा राजा, जिसमें योग्यता होगा, जिसमें हुनर होगा, है ना। लड़कियों की स्थिति क्या थी,
और भी क्या थी, खराब थी। उन समाज में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की क्या थी, अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहां कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियां और औरतों का काम केवल क्या है, इनकी सहायता करना तक। इसमें देखिए केवल बोला जा रहा है सहायता करना तक, मतलब इसका काम है केवल असिस्टेंट के रूप में काम करना, मुख्य कारीगर ये नहीं बनेगा। और एक मजदूर से पूछिएगा कि तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो क्या बोलेगा कि ठेकेदार बनना ही ना। मजदूर का लक्ष्य क्या रहेगा, ठेकेदार बनना, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए कहाँ थे हम, देखिए औरतों का सहायता करना तक ही सीमित था। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियों को क्या क्या करना तक करता था, मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना गया। लेकिन क्या हो गया, क्या हो रहा, मतलब पूरा इंजन खोल करके सेट कर दिया और लास्ट में एक आदमी आल करके जो है ना सेल्फ मार करके स्टार्ट कर दिया, तो मिस्त्री कौन हो गया, सेल्फ मारने वाला क्या हो गया, मिस्त्री हो गया। ये औरत क्या कर रही है, मिट्टी खुदाई कर रही है, मतलब उसको पता है कि किस मिट्टी से क्या बनेगा, बर्तन बनेगा, मिट्टी के बारे में उसको जानकारी मिल गया। मिट्टी को कितना गूंथेंगे, कितना पानी देंगे कि मिट्टी का बर्तन नहीं टूटेगा। लेकिन फाइनली उसको क्या है, चाक चलाने का अधिकार पुरुष के पास है, इसीलिए वो क्या बनती है, कुम्हार के श्रेणी में नहीं है। देखिए क्या 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचार ने क्या लिया था, जन्म लिया था। विद्यालय अधिक प्रचलन में क्या हो गए थे, आ गए थे। और वे समाज जिन्हें स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चे को क्या होने लगे, स्कूल भेजने लगे। ये कब की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है। तब भी लड़कियों को शिक्षा कर लेकर के क्या हुआ था, विरोध हुआ था। 19वीं शताब्दी में भी जब लड़के स्कूल जाने लगे थे, शिक्षा ग्रहण करने लगा था, उस समय भी क्या हो रहा था कि लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए क्या हुआ था, विरोध का हुआ था। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। प्रयत्नों में पढ़ना लिखना सीखने के लिए क्या किए, सिखाने के लिए संघर्ष किया। मॉडर्न हिस्ट्री में इस पे बारे में आप पढ़िएगा। आइए हम रास सुंदरी देवी का अनुभव पढ़े, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में रहती थी और 60 वर्ष की अवस्था में उन्हें बंगला भाषा में क्या लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी। उसकी पुस्तक का क्या नाम था, अमर जीवन। कौन था अमर जीवन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित क्या, पहली आत्मकथा। अंडरलाइन करते जाइएगा। सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की क्या थी, गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ती लिखती तो वह पति के लिए क्या लाती, दुर्भाग्य लाती। क्या ये सही है, कौन बोला, कभी नहीं सही था ना, तो पहले सही था। मानता कुछ तक क्या मतलब है, आप एक बात बताइए, आप जो मानेंगे वो सही है, जरूरी तो नहीं है कि सही नहीं है। देखिए बैसाखी आपके लिए उपयोगी है नहीं है, लेकिन जिसके पास जिसको चलने में प्रॉब्लम है उसके लिए क्या है, वरदान है एक, नहीं है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप जो सोचते हैं वही क्या हो, सही हो। तो यहाँ क्या कर रहा है कि कर रही है, कहा जा रहा है कि स्त्रियां जब पढ़ लिख लेती थी तो वो अपने पति के लिए क्या लाती थी, दुर्भाग्य लाती थी। लेकिन ये सही नहीं है। आज के डेट में अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो जल्दी उसका शादी नहीं होता है। हर लड़का का डिमांड रहता है लड़की क्या होना चाहिए, पढ़ी लिखी, चाहे अपना वो कभी स्कूल का मुंह ना देखा हो, है ना। क्या कर रहा है, वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्हें अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर क्या कर दिया, लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। देखिए इसके पीछे का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर लड़कियां उस समय पढ़ी लिखी रहती तो वो क्या करती, प्रश्न करती, क्या करती, प्रश्न करती कि ऐसा काम आप क्यों कर रहे हैं। और इसमें क्या होता, जो पुरुष प्रधान समाज था उसके आत्मा को क्या पहुंचता, ठेस पहुंचता, अरे रे 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 ये महिला होकर के ऐसा प्रश्न कैसे पूछ दी। तो ये आत्मसम्मान की जो भावना थी ना, इसको अपने एक मानसिकता से क्या कर दिया गया,
जोड़ दिया गया कि नहीं, जब लड़की पत्नी पढ़ी लिखी लाओगे तो वो साथ में क्या लाएगी, दुर्भाग्य लाएगी। तो भाई कौन अपना मृत्यु चाहेगा, क्योंकि कह रहा है कि विधवा जीवन जिएगी, मतलब पति ही परलोक सिधार जाएंगे। तो इससे बेटर है कि क्या रहने दो, अनपढ़ रहने दो। लेकिन अभी के डेट में ऐसा सोचना क्या है, गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी क्या रहती थी, काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल कितनी वर्ष की थी, 14 वर्ष की थी, क्योंकि बाल विवाह उस समय क्या था, प्रचलित रहा होगा। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और मैं एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। पांडुलिपि मतलब, हाँ ठीक। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का क्या करने लगी, विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। मुझे एक स्वप्न आया, किसका स्वप्न आया, चैतन्य भगवान का। हाँ, जो क्या कर रहा, पढ़ा रही है। बाद के दिन में जब मैं रसोई में बैठकर भोजन बना रही थी तो मैंने अपने पति के सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन मैंने अपनी चैतन्य भगवान यहाँ क्या कर छोड़ी है, जब मैं इसे मनाऊंगी, क्या है, भागवत है, चैतन्य भागवत है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, भगवान भी है तो ठीक है। जब मैं इसे मंगाऊंगी तुम इसे क्या करना, अंदर लेकर करना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना क्या कर लिया, निकाल लिया और सावधानी से उसे क्या कर दिया, छुपा दिया। ऐसे छुपा दिया जैसे कि क्या हो, खजाना हो। पुस्तक का एक पन्ना छुपाना पड़ रहा। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ नहीं दिखना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर क्या कर रहा था, अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसे मैंने भी क्या कर दिया था, छिपा दिया था। जब उसको मौका मिलता तो वो क्या करती थी, पन्ने के अक्षर से क्या कर लेता, मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से क्या कर लेती थी। जैसे कि यहाँ पर को लिखा हुआ तो वो आकर देखती थी, अच्छा ये वहां से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मतलब देख देख करके अब वो क्या करे, सीखने का प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार से देखिए, ये सुंदरी देवी के बारे में एक आत्मकथा है। कहा गया है कि किस प्रकार से वो परिवार में रहते हुए भी, जबकि उनके परिवार में क्या थे, सारे पुरुष क्या थे, शिक्षित थे, लेकिन दिमाग में एक प्रकार का भावना क्या बैठी हुई थी कि महिलाएं पढ़ने लिखने के बाद क्या लाती है, दुर्भाग्य लाती है। इस कारण से उनको पढ़ाना नहीं चाहती थी और पढ़ने के लिए उसको अपने ही परिवार में क्या होना पड़ा, चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी के डेट में ऐसा है नहीं है। देखिए वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय क्या कर रहा है, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में क्या कर रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी हम यह देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में क्या है, अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में क्या होती है, जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी क्या की जाती है, एकत्रित की जाती है। जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। जब जनगणना करने वाले अधिकारी आपके द्वार पे आते हैं तो इन सब बातों को क्या करते, वो पूछते हैं कि नहीं, नहीं पूछते हैं। सबसे तो मजा ये आता जब पशुओं का जनगणना होता है ना, उस समय आप देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं। अब देखिए जनगणना अधिकारी आपके यहाँ तो आते हैं, जनगणना अधिकारी आपके यहाँ आते हैं, ये सब चीज जो आपसे पूछा गया, तो कभी आप भी सोचे होंगे कि भाई पूछा गया तो इसका उपयोग कहाँ होगा। देखिए जैसे कि शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री पुरुषों का अनुपात क्या है। जब आपके शिक्षा के बारे में पूछेगा तो इसका काम क्या है कि आके ये अनुपात लगाना कि कितना प्रतिशत महिलाएं शिक्षित है और कितना प्रतिशत पुरुष शिक्षित है। देखिए 1960 की जनगणना के अनुसार अब लड़कों और पुरुष मतलब 7 वर्ष से अधिक आयु के 40% शिक्षित था। अर्थात वे कम से कम अपना क्या कर लेते थे, नाम लिख लेते थे। अर्थात जब अब
नाम लिख लिए तो आप क्या हो गए, शिक्षित। कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि एक चला था प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो मतलब वयस्क व्यक्ति है, किसी कारण से पढ़ नहीं पाए, अब वो अपने गृहस्थ जीवन में उलझे हुए हैं। पानी पी लीजिए। तो हाँ, उसी का एक कार्यक्रम था। तो उनके लिए क्या किया गया था, शिक्षा का व्यवस्था किया गया था, है ना। देखिए ये रास सुंदरी का जो है ना, आप क्या किए, इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियां केवल कितना प्रतिशत थी, 15% थी, शिक्षित थी। 2011 की जनगणना के अनुसार, इसको अंडरलाइन करते जाइएगा, 2011 की 2001 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई, 76% हो गई। और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 54%। इसका आशय यह हुआ कि पुरुष और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात क्या हो गया है, बढ़ गया है, जो क्या कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा क्या हो चुका है, मिल चुका है। मतलब अब ये जो है ना केवल सिग्नेचर नहीं कर रही है, कुछ पढ़ भी रही है। अच्छा अच्छा 2000, अच्छा कोई बात नहीं है, तो यहाँ आप 2011 कर लीजिए। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आप 11 है तो आप 11 कर लीजिए। इसमें कितना प्रतिशत दिया हुआ, 15 के जगह, कोई एक आदमी बोलिए, 15% ही है। और उसके बाद 76 के जगह 82, और 54 के जगह 65%। ठीक है, डेटा को अप टू डेट कर लीजिए, इसमें इतना विद्रोह पे उतरने की क्या बात है। ठीक है ना, देखिए हो गया अंतर। देखिए फिर भी क्या हो रहा है, देखिए अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत क्या है, अधिक है। मतलब अभी भी समाज की कुछ महिलाएं जो है क्या है, शिक्षित नहीं है, ये अंतर दिखा रहा है। इसके बीच क्या हुआ, अभी तक अंतर समाप्त नहीं हुआ। देखिए नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। शासकीय शब्दावली में दलितों के लिए अनुसूचित जाति और आदिवासी के लिए अनुसूचित जनजाति का क्या किया गया, उपयोग किया गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डेटा के माध्यम से समझते हैं। प्राथमिक मतलब कक्षा 1 से 5 तक सब लड़के, देखिए अनुसूचित जनजाति के लड़के और अनुसूचित जनजाति के लड़के, सब लड़कियां, अनुसूचित जनजाति की लड़कियां और अनुसूचित जनजाति की लड़कियां। यहाँ कहा गया कि आप अपने दिमाग में एक प्रकार का जो है ना, डेटा को छोड़िए, आप अपने दिमाग में एक प्रकार का मैप फिट कीजिए कि किसी वर्ग से संबंधित जो है कि वो कहाँ तक शिक्षा ग्रहण कर पाती है। पता चलेगा आपको बहुत सारे ऐसी आपके ही समाज में, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित होंगे तो अगर आपके गांव में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मतलब 8 क्लास तक का स्कूल है तो बहुत सारी लड़कियां 8 क्लास तक का ही शिक्षा लेकर के क्या देती कर देती है, छोड़ देती है। लेकिन जब से साइकिल वाला योजना आया है तब से लड़कियां अब उस साइकिल के सहारे, हाँ मानना पड़ेगा, साइकिल वाला योजना शिक्षा में एक क्रांति ही कहिए लाया है। क्यों लाया है, क्योंकि अब उनको साइकिल मिला है, वो साइकिल पे चढ़ करके दूसरे गांव जा रही है। पहले क्या होता था, फैमिली में ही साइकिल नहीं है तो स्कूल क्या जाएगी। तो सरकार इस दिशा में क्या है, सरकार के द्वारा इस दिशा में काम को किया गया है। देखिए अब करा संभवतः अपने ऊपर की दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया हुआ कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की क्या है, दर क्या है, अधिक है ना। दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। अभी भी देखिएगा जो जैसे कि कुछ आदिवासी समुदाय जो जंगल में रहते हैं उनके पास जो है ना शिक्षा का बेहतरीन व्यवस्था नहीं है, और नहीं होने के कारण क्या होता है, वो ज्यादातर उच्च शिक्षा नहीं ले पाती है।
और उच्च शिक्षा लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, शहर आना पड़ेगा, और शहर आने के लिए उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि सक्षम नहीं है। हाँ, इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो मतलब पढ़ने में तेज नहीं होगी या पढ़ने में कमजोर है। अरे पढ़ने में तेज है या नहीं है, वो सफल होगी कि नहीं होगी, ये कब पता चलेगा, जब उनको अवसर मिलेगा, है कि नहीं, है ना। अरे पहलवान मजबूत है कि कमजोर है कब पता चलेगा, जब कुश्ती होगा। बिना कुश्ती किए हुए आप कैसे कह दीजिएगा कि पहलवान मजबूत है कि। और देखिए लड़कियों की अपेक्षा, यहाँ देखिए वर्ष, अब यहाँ कौन सा डेटा दिया हुआ है, 2011 क्या कर रहा है, 2011 क्या कर रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना क्या रहती है, और भी कम रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इनको जो है ना एक वो है, मदरसा में भी पढ़ना पड़ता है शायद, बहुत सारे वो चीज होता है जिसको कि वो कंठस्थ करना पड़ता। तो ऐसा ही है ना कि वो पढ़ने का आदत उसको पहले से लगा हुआ, लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है, फैमिली के द्वारा ही इसमें कुछ व्यवधान होगा। इसी वजह से मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग कितने वर्ष तक रहती है, 3 वर्ष ही वहां दिया हुआ है, 3 वर्ष तक रह पाती है, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में कितने वर्ष रह पाती है, 4 वर्ष। तो ये कोई खास अंतर नहीं है, ये जो कहिएगा आप कोई खास अंतर है नहीं है। लेकिन ये सब बात जो है ना पहले की बात है, वर्तमान स्थिति अभी भी हम बता रहे हैं, वर्तमान स्थिति क्या हो चुका है, बदल चुका है। देखिए दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के क्या है, अनेक कारण है। किसके किसके बारे में, अब देखिए इन पे आपको विचार करना होगा, थोड़ा सा गंभीर हो जाइए आप, माइंड को जो है ना फ्रेश कीजिए। कर लिए, माइंड को फ्रेश कर लिए। देखिए कोई नहीं बोल रहा है, किसी का माइंड, हाँ इस बार हुआ। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के क्या है, अनेक कारण है। इन कारणों पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे, देश के अनेक भाग में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्र में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए क्या है, न क्या है, उचित स्कूल नहीं है, अंडरलाइन कीजिएगा, न ही क्या है शिक्षक है। अभी तो चलिए शिक्षक का बहाली हो रहा है, पहले एगो गुरुजी रहते थे और बहुत सारा बच्चा रहता था। कितना बच्चा तो स्कूल के बहाने निकलता था, बस्ता स्कूल में रखता था, और टाइम उसका कहाँ बीतता था, गुल्ली डंडा खेलने में, कबड्डी खेलने में। जब उनको पता चलता था कि हाँ अब जो है ना गुरुजी छुट्टी देंगे, तो चले जाता था अपना बस्ता लाने के लिए। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने ले जाने के क्या होगा के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो, तो अभिभावक लड़कियों को क्या करता है, स्कूल नहीं भेजना चाहता। क्यों, क्योंकि वो भी उतना सीरियस नहीं लेता, इससे अच्छा समझता है कि हम अपने बेटे को स्कूल भेजें। कुछ परिवार अत्यंत क्या होते हैं, निर्धन होते हैं, सबको अंडरलाइन करते चलिएगा। अत्यंत क्या होते हैं, निर्धन होते हैं, और अपने सब बच्चे को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता क्या हो जाती है, मिल जाती है। अगर जैसे कि पढ़ने का विकल्प आए कि किसी एक बच्चे को ही हम पढ़ा पाते हैं और उसके पास एक बेटा और एक बेटी है, तो अक्सर किसका चयन होता है, बेटा का ही चयन होता है कि हम किसको पढ़ाएंगे, बेटा को ही शिक्षा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, साथ का नहीं, अभी के लिए नहीं। अगर विकल्प ही नहीं है उसके पास, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसा जवाब नहीं दे रहा है कि वो 2 बच्चे का फी अफोर्ड करता हो, तो बच्ची के लिए क्या किया जाएगा, घर पर ही शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा, और बच्चे को मतलब बेटा को शहर भेजा जाएगा, और बेटी के लिए घर पर एक गुरुजी आएंगे, बस वही उनका क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। देख लिए ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल जाती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी क्या करते हैं, भेदभाव। अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता है वहां पर वो जो कहानी बताए थे वाल्मीकि का, बताए थे ना, वो जूठन का जो लेखक थे, कि उनके शिक्षक भी क्या करते थे, भेदभाव करते थे। अभी के डेट में आपको पता नहीं चलेगा भेदभाव। क्यों, क्योंकि आपको
एक डेवलप समाज में, एक विकसित समाज में आप आ चुके हैं। पहले ऐसा होता था, शिक्षक भेदभाव करते थे कि ये बच्चा किसका है, निचली जाति का तो उसको उधर बैठाओ, सवर्ण जाति का तो इसको यहाँ बैठाओ। ऐसा हमारे समाज में क्या था, व्याप्त था। लेकिन अभी क्या है, अभी भेदभाव होता है। अभी भेदभाव का सबसे बड़ा आधार बनता जा रहा है आर्थिक आधार। आप अपने समाज में नजर उठा करके देख लिए, आपकी भी दोस्ती जो है ना साधन संपन्न लोगों से ही होगी। आप भी गरीब के यहाँ बैठना पसंद नहीं करेंगे। दूसरे का छोड़िए, आप अपने अंदर झांक के देखिए, मैं सही हूं, मैं सही बोल रहा हूं। कोई हो सकता है ऐसा अपवाद हो सकता है तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो कोई हमें दिख नहीं रहा है। भावनाओं में मत बहिए, जो है ना तथ्य पे बात कीजिए, भावनाओं में नहीं बहना है। और मैं तो कतई भावना में नहीं बहने वाला हूँ। देखिए, क्योंकि उनके साथ क्या करते थे, उनके शिक्षक और सहपाठी क्या करते थे, भेदभाव करते थे। हाँ, जैसा कि यहाँ दे गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या हुआ था। अब देखिए, महिला आंदोलन के बारे में बताया गया। अब महिला और लड़कियों को अब क्या हो गया, बहुत सारा ये क्या हो कि दबाव सह लिए, बहुत सारा अन्याय हो गया। अब ये अन्याय नहीं सहेगी, अब क्या होगा, संघर्ष होगा। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का क्या है, अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी है, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति क्या हुई है, बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप ही नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर के क्या किया, इन परिवर्तन के लिए क्या किया है, संघर्ष किया है। अब देखिए, यूनिवर्सिटी में भी एक महिलाओं का अलग ग्रुप बन जा रहा है, बनता है कि नहीं। देखिए, इन संघर्षों को क्या कहा जाता है, महिला आंदोलन कहा जाता है। अंडरलाइन कीजिए, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों को क्या कहा जाता है, महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतों और कई महिला संगठन इस आंदोलन के क्या है, हिस्से हैं। कई पुरुष भी इसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं। अगर किसी मांग को लेकर के अगर महिलाओं में आंदोलन छिड़ा हुआ है और कोई ऐसा क्या, अगर आंदोलन जायज है उसका, तो बहुत सारे पुरुष क्या करते हैं, उसका समर्थन करते हैं ना। बहुत सारे विद्वान भी आकर के टीवी पे इंटरव्यू देते हैं कि नहीं ये क्या है, सही है, महिलाओं को क्या होना चाहिए, ये इसका क्या होना चाहिए, हक मिलना चाहिए। जैसे कि आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे पुरुष, ट्रिपल तलाक का मामला आया था, इस पे बहुत सारे विद्वान क्या किए थे, समर्थन किए थे इस बात का। खैर, इसका इन डिप्थ मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, इस आंदोलन में लोग क्या करते हैं, लोग जुटे, लोगों की मेहनत, निष्ठा और उसकी विशेषताएं क्या है, इसे एक क्या करता, बहुत ही जीवंत आंदोलन बना देती। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए विभिन्न क्या किया जाता है, रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। इनकी कुछ जो है ना झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं, ये देख लीजिए इतना ऊपर। अभियान कितना बचा हुआ है, बस बस बस, इसको जो है ना, यही था। देखिए, भेदभाव और हिंसा के विरोध में क्या हो रहा है, अभियान चलाना महिला आंदोलन का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियान के फलस्वरूप क्या हुए, नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना था जिसके घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को क्या दी जा सकती थी, घरेलू हिंसा। आप सुने होंगे, दहेज के लिए क्या किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। क्या किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था दहेज के लिए। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए और भी बहुत सारे ऐसे प्रताड़ना का स्वरूप होता था। महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। जब इच्छा हुआ पुरुष आकर के उसको डांट फटकार देते थे, यहाँ तक कि थप्पड़ तक जड़ दिया जाता था। हम तो बहुत कम शब्द बोल रहे हैं, आप अनुभव कर सकते हैं इस बात का, जो है ना, आप अनुभव कर सकते हैं। अब जो है ना, लगभग जो है ना 2006 के बाद, ये कानून बनने के बाद बहुत इसमें क्या हुआ, स्थिति में सुधार आई है। क्योंकि अब अगर आप महिलाओं के साथ किसी प्रकार का जाति करेंगे, उनका जो है ना अधिकार का दमन करने का प्रयास करेंगे, तब वो सीधा कहाँ पहुंच जाती है, महिला थाना पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी,
महिला थाना आयोग बाद में जाएगी, पहले महिला थाना। अगर महिला थाना अवेलेबल नहीं है तो आप जिस थाने क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वहां पहुंच जाती है। देखिए इसको अंडरलाइन करते जाइएगा। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियान के कारण 1900 कब की बात है 97 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के क्या किए थे। ये कहां से बात कर रहा, शैक्षणिक संस्थानों। देखिए सर्वोच्च न्यायालय कार्य के स्थान पर, अर्थात जैसे कि अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ा रही है तो वो क्या हो गया, आपका कार्यस्थल हो गया। आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में आप काम कर रही है तो वो क्या हो गया, आपका क्या हो गया, कार्यस्थल हो गया। आप किसी शिक्षण संस्थान में क्या हो रही है, पढ़ रही है, तो वहां जो यौन प्रताड़ना से उन्हें क्या किया गया था, सुरक्षा प्रदान किया गया। होता है कि किसी प्रकार का यौन प्रताड़ना जना कमेंट पास करना, आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। इनसे क्या किया गया है, सुरक्षा दिया गया, इनके लिए दिशा निर्देश दिया गया। एक उदाहरण दिया गया है कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन ने दहेज हत्या के खिलाफ क्या उठाई थी, आवाज उठाई थी। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा क्या किया जाता था, दहेज के लालच में मौत के घाट उतारे। कितनी शर्मनाक स्थिति है। अरे भैया ठीक है, दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो तुमको लड़का लड़की पसंद है, जाके क्या कर लो, शादी कर लो, बात कहानी क्या है, खत्म है। लेकिन ऐसा स्थिति हो रहा होगा, हम सोच के कल्पना करके भी जो है ना घबरा जाते हैं कि सही में ऐसा स्थिति था। लेकिन महिला संगठन के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी कड़ी आलोचना की जाती है। आलोचना की आंदोलन, महिला संगठन ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों को क्या कर रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़क पर क्या आई, निकल आई। मतलब अब महिलाएं क्या कर रही है, आंदोलन कर रही है। उस मुद्दे पर महिलाएं, उन्होंने अदालत के क्या किए, दरवाजे खटखटाए। मतलब अदालत में क्या करती है, अर्जी लगाती है, आपस में अनुभव हुआ क्या करती है, जानकारी आदान प्रदान करती है। अतः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक क्या बन गया, मुद्दा बन गया। और अखबार वाले इसको क्या करने लगे, छापने लगे। दहेज से संबंधित कानून को क्या किया गया, बदला गया, ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को क्या किया जा सकते, दंडित किया जा सकते। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में दहेज लेना क्या है, कानूनन क्या है। देखते हैं कौन कौन ये अपराध करता है। जागरूकता बढ़ाना, औरतें ने अधिकारों के संबंध में समाज में क्या किया, जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का क्या है, एक प्रमुख क्या है कार्य। जैसे गीतों, अभी आप देखिएगा कि गांव में भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है ना एक नाटक मंडली आता, पता नहीं बहुत दिनों से हमारे गांव में नहीं आया है, लेकिन आता था कुछ समय। 2-3 नाटक जो है ना हम देख चुके हैं अपने गांव में। तो नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से अपना संदेश क्या होता था, लोगों को पहुंचाता था। जैसे कि आपको बताते हैं, जब शराबबंदी लागू हुई थी तो शराबबंदी के बारे में जो है ना नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों के बीच क्या किया जाता था, संदेश पहुंचाया गया था। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा, महिला शिक्षा के जागरूकता के बारे में जो है ना नुक्कड़ नाटक जो है ना गांव में जाकर के घूम करके वहां पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या किया जाता था, संदेश पहुंचाया जाता था। देखिए विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का क्या होता है, उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति के द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ क्या करती है, आवाज उठाती है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या करती है, रैलियां करती है, प्रदर्शन आदि बहुत असरदार तरीके हैं। देखते हैं बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी क्या है, महिला आंदोलन का क्या एक हिस्सा है। हो गया। अब देखिए शब्द संकलन, रूढ़िवादी धारणाएं, जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष, इसको हम समझाए हुए हैं, फिर समझिए, विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित क्या होती है, विशेषताएं होती है, या वे केवल खास प्रकार का ही क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। जैसे हम बोल दिए कि कुम्हार क्या करता है, सिर्फ
मिट्टी का क्या कर सकता है, बर्तन बना सकता है, बढ़ई क्या कर सकता है, सिर्फ फर्नीचर का काम कर सकता है। तब क्या होगा, रूढ़िवादी धारणाओं का क्या होता है, जन्म होता है। जैसा कि इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों का क्या है, अलग विषय लेने के लिए क्या कहा गया है। लड़कियों, अगर आपको बोला जाए तो लड़कियों के लिए कौन सा विषय सही रहेगा, जैसे कि आप 12th के बाद लड़कियों के लिए क्या किया जाता है, तुम बायो ले लो, क्या ले लो, बायो नहीं तो होम साइंस। और लड़का के लिए मैथ, क्या लेना है, लड़का क्या लेगा, मैथ लेगा। अगर ग्रेजुएशन में आ रही है लड़कियां तो लड़कियां क्या लेगी, हिंदी साहित्य लेगी या फिर होम साइंस लेगी या जो भी हो। लेकिन लड़का फिर उसका क्या हो जाता, विषय का भी निर्धारण यहाँ पर जेंडर के आधार पर हो रहा है। कारण उनकी रुचि न होकर उनका लड़का, देखिए ये जो है विषय का जो निर्धारण किया गया, विषय का निर्धारण उसका रुचि नहीं है, उसका लड़का या लड़की होना है। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनके व्यक्तित्व विशिष्टताओं के साथ देखने से क्या कर देती है, रोक देती है। जैसे कि आपका विशेषता किसमें है, ये रुचि क्या कर देता है, आपको कोई नहीं देख पा रहा है लेकिन आप लड़का और लड़की के आधार पर क्या कर पाएंगे, ये देख पा रहा है। भेदभाव, देखिए भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ क्या करते हैं, और समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते। जैसे कि आप अपने पड़ोस में ये दोनों बैठी हुई है ना, बैठी हुई, अब ये देख करके इसको नाक सिकोड़ने लगे तो क्या हो गया, भेदभाव शुरू हो गया ना। तो और समानता का व्यवहार नहीं करे ऐसा, लेकिन आपको करना नहीं है। यह तब होता नहीं, कभी कभी हमारे एग्जाम्पल को सीरियस नहीं लीजिए। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं क्या चीज से, पूर्वाग्रह से क्या होती है, ग्रसित होती है। ये कब किस स्थिति में होगा, पूर्वाग्रह से। क्या ये हमारे क्लास में बैठा हुआ कोई स्टूडेंट है जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है भी तो इसको खत्म कीजिए। अगर है भी तो इसको खत्म कीजिए और यकीन दिलाइए, अगर आप में खत्म नहीं हुआ तो बैच खत्म होते होते हम सारा पूर्वाग्रह खत्म कर देंगे। नया सॉफ्टवेयर तो हम डाल के भेजेंगे, इतना तो आप कंफर्म रहिए। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग अलग क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं या क्या करते हैं, भेद करते हैं। देखिए उल्लंघन, जब कोई जबरदस्ती क्या करता है, कानून तोड़ता है। जैसे कि लिखा हुआ है नो पार्किंग, और वहीं जाकर के अपना दुपहिया वाहन खड़ा कर देते हैं। कौन सा वाहन, दुपहिया हो, तिपहिया हो या फिर 4 पहिया हो, लिखा हुआ नो पार्किंग या फिर लिखा हुआ नो एंट्री, उसी में हम क्या कर देते हैं, गाड़ी लेके चले जाते। तब क्या हो जाता है, जबरदस्ती हम क्या किए, उस कानून का उल्लंघन किए। या खुले रूप से किसी का क्या कर देते हैं, अपमान कर देते, तब हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया है, उल्लंघन किया। यौन प्रताड़ना, समझिए इसका आशा है औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ क्या करना, यौन से जुड़ी शारीरिक या फिर मौखिक हरकत करना। यौन प्रताड़ना का मतलब ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कि सिर्फ शारीरिक यातना ही दे रहे हैं। अगर मौखिक रूप से जैसे कि होता है एक कमेंट पास करना, कमेंट पास किया जाता है ना, ये भी कर रहे हैं तो ये आप किसके अंतर्गत आएगा, यौन प्रताड़ना के अंतर्गत आएगा, और इसके लिए बाकायदा कानून है। तो अब अगले अध्याय में हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं, क्या आएगा, इकाई 4।